एपिसोड 161 टू 170, अध्याय 161, कक्षा 5 के जादुई राक्षस से युद्ध। जियान चेन को करीब आते देख थके हुए 5वीं श्रेणी के दोनों जादुई जीव और भी घबरा गए। अगर वे अपनी चरम अवस्था में होते तो स्वाभाविक रूप से किसी चरम संत गुरु को चुनौती नहीं देते, लेकिन इस समय वे अपनी चरम अवस्था में बिल्कुल नहीं थे। इतने भयंकर युद्ध के बाद वे स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल थे और कुछ भी करने में असमर्थ थे। उनकी आंतरिक ऊर्जा भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कोई संत गुरु या यहाँ तक कि कोई महान संत भी उनके पास आकर उन्हें मार सकता था। दोनों जादुई जीव एक पल के लिए संघर्ष करते रहे, मानो खड़े होने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद वे इस अत्यंत सरल कार्य को भी पूरा करने में असमर्थ रहे। इस दयनीय दृश्य को देखकर जियान चेन का दिल, जो मानो गले से बाहर निकलने को बेताब था, आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। हालांकि किसी और अप्रिय घटना की आशंका में उसने पूरी सतर्कता बनाए रखी। जादुई जीवों के और करीब आते हुए जियान चेन जल्दी ही उनसे 30 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। अब जब वह और भी करीब था तो जियान चेन की सतर्कता बहुत बढ़ गई थी। हो, इस क्षण बर्फीले सफेद रंग के कुत्ते जैसे दिखने वाले जादुई जानवर ने एक बार फिर गुर्राना शुरू कर दिया। उसके मुंह में भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हुई और संकुचित होकर ऊर्जा का एक गोला बन गई। साथ ही उस जादुई जानवर ने अपनी आंखों से जियान चेन को चेतावनी दी। गाय के आकार का वह दूसरा जादुई जानवर जियान चेन को घूरता रहा और उसकी पीठ पर लगे पंख उससे निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा के कारण कांपने लगे। जियान चेन की आगे बढ़ने की गति धीमी पड़ने लगी क्योंकि उसने घायल दो जादुई जीवों को पैनी नजर से देखा। उन दोनों को ऊर्जा इकट्ठा करते देख उसे लगा मानो अगर वह और करीब गया तो वे हमला करने के लिए तैयार हैं। जियान चेन हिचकिचाने लगा था क्योंकि इन दोनों जादुई जीवों की गंभीर चोटों के बावजूद वे उस पर भारी दबाव डाल रहे थे। जियान चेन को मुश्किल से ही इन दोनों 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों से निकलने वाली अत्यंत खतरनाक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। दोनों जादुई जीव और जियान चेन एक पल के लिए घबराकर एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक जियान चेन का शरीर एक झटके में हिल गया और वह धुंधलेपन में गायब हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बर्फीले सफेद कुत्ते जैसे जादुई जीव की ओर तेजी से धावा बोल दिया। जियान चेन पलक झपकते ही उस जादुई जानवर और उसके बीच की मात्र 30 मीटर की दूरी गायब हो गई। जैसे ही जियान चेन कुत्ते जैसे दिखने वाले उस जादुई जानवर के पास पहुंचा, उसका दाहिना हाथ सहजता से कांपा और उसने अपनी तेज हवा की तलवार से सीधे उसके पेट पर वार किया। तलवार की ऊर्जा की प्रबल शक्ति से यह वार और भी जोरदार हो गया। हो, 5वीं कक्षा का जादुई दानव जियान चेन से धीमा नहीं था और जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, जादुई दानव के मुंह में एकत्रित ऊर्जा का गोला जबरदस्त गति से जियान चेन की छाती की ओर थूक दिया गया। उसी क्षण जियान चेन ने अपनी तलवार वापस खींच ली और तुरंत अत्यधिक प्रयास से एक तरफ हट गया, जिससे ऊर्जा का गोला उसकी ओर उड़ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऊर्जा का ये गोला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जियान चेन ने गोले से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से चोट से नहीं बच पाया। पहले तो गोले ने जियान चेन की छाती पर जोर से टकराने की कोशिश की, लेकिन जियान चेन के शरीर को हिलाने के कारण वह उसके बाएं कंधे पर जोर से लगा। टकराना। ऊर्जा का गोला मुट्ठी भर जितना छोटा था, लेकिन उसमें समाहित ऊर्जा की मात्रा भयावह थी। गोले के जियान चेन के बाएं कंधे से टकराने के परिणामस्वरूप उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 10 मीटर हवा में उड़ने के बाद जियान चेन जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे रुक गया। उसका चेहरा कांपने लगा और खून बहने लगा, साथ ही उसके बाएं कंधे से असहनीय दर्द उठ रहा था। उस ऊर्जा के गोले के कारण जियान चेन के कंधे पर लिपटे कपड़े पूरी तरह से फट गए थे। साथ ही उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा असहनीय पीड़ा से व्याकुल था क्योंकि उसका बायां कंधा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हड्डियां दिखाई दे रही थीं और घाव से लगातार खून बह रहा था। जियान चेन ने अपने बाएं कंधे के असहनीय दर्द को सहने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसे हिलाने डुलाने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। दर्द से कराहते हुए खड़े होते हुए जियान चेन की निगाहें उस कुत्ते जैसे जादुई जीव की ओर घूमी। उस जादुई राक्षस के हमले के बाद उसका चेहरा मुरझा गया और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने जो हमला किया था उसमें उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी, इसलिए वह पहले से भी अधिक थका हुआ था। हमले में जियान चेन को काफी चोटें आईं, लेकिन इससे उसकी गतिविधियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। पलक झपकते ही जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकालकर स्वॉर्ड ची से वार करने की तैयारी में जादुई जानवर की ओर एक बार फिर कूच कर दिया। किंग। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने वार किया, एक सफेद रंग की धुंधली आकृति तलवार की धार से जोर से टकराए और उसे अपने मूल मार्ग से भटकाकर हवा में ही जा धंसा दिया। तुरंत ही जियान चेन ने उस धुंधली आकृति को देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि आखिर किस चीज ने उसकी तलवार को रोका था। तभी उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। डैंग डैंग डैंग। जियान चेन पर हुए भीषण हमलों के कारण वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सिर नीचे झुकाकर देखा तो पाया कि उसकी छाती का रंग गहरा लाल हो गया था और उससे खून बहने लगा था। गले में अटके खून को मुश्किल से निगलते हुए जियान चेन ने जमीन पर पड़े 5वें दर्जे के जादुई राक्षस की ओर देखा और पाया कि उसकी लंबी पूंछ उसके पीछे कमजोर सी हिल रही थी। यही वह पूंछ थी जिसने अभी अभी जियान चेन पर हमला किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इन 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों के खिलाफ इतना जबरदस्त प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा राक्षस कोर जरूर छीन लूंगा। जियान चेन ने अपने होंठ दबाए और फिर अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को हाथ से अलग करके उस जादुई जीव की ओर उड़ा दिया। इतनी तीव्र तलवार ऊर्जा के सामने 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर चकमा देने में असमर्थ था और केवल आने वाले प्रहार को सहन करने का प्रयास कर सकता था। तलवार की ऊर्जा सटीक रूप से जादुई जानवर के एक घाव को भेद गई, जिससे जानवर का पूरा शरीर कांप उठा। जियान चेन ने बिना किसी झिझक के अपनी हल्की हवा की तलवार से आगे बढ़ते हुए जानवर के गले पर वार किया। पच। इस बार कुत्ते जैसे दिखने वाले उस जादुई जानवर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी हिलने में असमर्थ थी। लाइट विंड स्वॉर्ड बिना किसी रुकावट के जादुई राक्षस के गले में गहराई तक घुस गई।
फिर तलवार सीधे गर्दन से होते हुए नीचे जमीन में जा धंस गई। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को आखिरकार घायल देखकर जियान चेन ने राहत की सांस ली। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव की शक्ति वाकई इतनी अधिक थी कि उनके सामने 4थी श्रेणी का शक्तिशाली जादुई जीव भी एक चींटी मात्र था। बुरी तरह घायल उस जादुई जीव के सामने जो खड़े होने की भी ताकत नहीं जुटा पा रहा था, जियान चेन को भी भारी नुकसान पहुंचा था। जैसे ही जियान चेन ने एक गहरी सांस छोड़ी, अचानक तीव्र ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी। जियान चेन का चेहरा हैरानी से लाल हो गया और उसने तुरंत ऊपर देखा तो पाया कि दूसरे जादुई जीव के पंखों से 1 मीटर लंबी अर्धचंद्राकार पवन तलवार उसकी ओर आ रही है। इस अर्धचंद्राकार पवन तलवार में इतनी ऊर्जा थी कि जियान चेन और भी गंभीर हो गया। जियान चेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा के झोंके से बचने के लिए करवट बदल ली। अर्धचंद्राकार हवा जियान चेन के बालों से गुजरी, जिससे कुछ लंटें कटकर उड़ गईं। अर्धचंद्राकार आकृति अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ती रही और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निर्दयतापूर्वक नष्ट करती चली गई। अंत में वह 100 मीटर दूर जाकर जमीन में जा धंस गई और जबरदस्त विस्फोट के साथ धूल और मिट्टी हवा में उड़ने लगी। लुढ़कते हुए उसका बायां कंधा कई बार जमीन पर जोर से टकराया, जिससे उसका शरीर बुरी तरह हिलने लगा। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसकी नसें बुरी तरह तन गईं। दर्द से कराहते हुए उसने दांत भींच लिए और दर्द को सहने की कोशिश की, जिससे उसकी त्वचा में लगातार ऐंठन होने लगी। इस समय केवल एक ही 5वीं कक्षा का जादुई प्राणी बचा था जो गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि जियान चेन को केवल मामूली चोट ही आई थी। फिर काले फर वाले गाय जैसे जादुई जानवर ने एक बार फिर ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी पीठ पर मौजूद पंखों से एक तरह की काली चमक निकलने लगी। आसपास तैरती ऊर्जा की मात्रा तेजी से कमजोर से मजबूत हो गई। पंखों के पास की ऊर्जा तो और भी अधिक मजबूत थी। हालांकि जादुई जानवर की आंखों की चमक और भी फीकी पड़ गई और कुछ ही देर में वह अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखने के लिए भी ऊर्जा जुटाने में असमर्थ हो गया। 5वें दर्जे के जादुई जानवर के पंखों से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा को महसूस करते हुए जियान चेन ने आने वाले हमले से बचने की तैयारी में भारी चेहरे के साथ कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। हो, जादुई दानव ने अत्यंत जोर से दहाड़ मारी, मानो वह जियान चेन को एक बार फिर आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रहा हो। जियान चेन उसकी आंखों में देख सकता था कि वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, फिर भी उसके पंखों पर जमा ऊर्जा किसी तीर की तरह वार करने के लिए तैयार थी। जादुई दानव के लिए जीने का यह आखिरी मौका था। इस हमले में बची हुई ऊर्जा ही उसकी एकमात्र शक्ति थी। अगर यह हमला चूक गया तो जादुई दानव बलि के बकरे की तरह हो जाएगा। जियान चेन के पैर कुछ कदम पीछे हट गए और वह पहले से भी अधिक सतर्कता से उस जादुई जीव को घूरने लगा। ठीक उसी क्षण जियान चेन के हाथ से प्रकाश पवन तलवार अचानक हवा में ऊंची उठी और उस जादुई जीव की ओर बढ़ते हुए उसके ऊपर से गुजरी, फिर पीछे से उस पर प्रहार करने के लिए मुड़ गई। जैसे ही जियान चेन हमला करने ही वाला था, जादुई जानवर के पंख कांपने लगे और हवा का एक विशाल अर्धचंद्राकार झोंका जियान चेन की ओर बढ़ा। जियान चेन ने पहले ही इस तरह के हमले का अनुमान लगा लिया था, और जब उस जादुई जानवर ने अर्धचंद्राकार हवा का झोंका छोड़ा तो वह एक बार फिर जमीन पर लुढ़क गया। उसने सावधानी से ध्यान रखा कि उसका बायां कंधा जमीन पर न घिसे, और इस तरह उसने हमले से खुद को बचा लिया। अपने पंखों से हमला करने के तुरंत बाद जादुई जीव ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उनमें थकावट झलकने लगी। उसी समय हवा में तैरती हुई लाइट विंड स्वॉर्ड कांपने लगी और नीचे गिरने लगी। उसकी पूरी ब्लेड से तलवार की ऊर्जा का जबरदस्त प्रवाह हो रहा था। देखते ही देखते पूरी तलवार एक प्रकाशमय चमक से घिर गई। सफेद प्रकाश में नहाया हुआ लाइट विंड स्वॉर्ड का ब्लेड बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वह बेहद रहस्यमय लग रहा था। ध्वनि अवरोध के टूटने की आवाज के तुरंत बाद लाइट विंड स्वॉर्ड अत्यंत गति से जादुई राक्षस की पीठ की ओर उड़ गया। कचा तेज टक्कर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड की बेहद नुकीली नोक जादुई जानवर की खोपड़ी को तोड़कर उसके दिमाग में गहराई तक घुस गई। हो, उस जादुई जानवर ने एक दर्दनाक चीख मारी जो हवा में गूंज उठी, और उसकी कंपन से जियान चेन के कान के पर्दे भी कांप गए। कुछ समय बाद कंपन धीरे धीरे कम होने लगी और फिर जादुई जीव की आंखों में बची हुई रोशनी के साथ पूरी तरह गायब हो गई। देखते ही देखते जादुई जीव की पलकें बंद हो गईं और उसने दुनिया से अपनी आंखें काट लीं। कुछ प्रयास के बाद जियान चेन लड़खड़ाते हुए पीले पड़े चेहरे के साथ जमीन से उठा और उसने उस प्रकाश पवन तलवार को देखा जो जादुई राक्षस की खोपड़ी में धंसी हुई थी। इस सौभाग्यपूर्ण दृश्य को देखकर उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। आखिरकार यह मर गया। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव की ताकत वाकई बहुत ज्यादा होती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 बुरी तरह घायल 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को मारने में इतनी मेहनत लगेगी। लगता है कि गोल्डन फर टाइगर किंग के साथ आखिरी मुठभेड़ में इसकी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं हुआ था, जियान चेन ने धीमी आवाज में कहा। इसके बाद जियान चेन गाय जैसे जादुई जानवर की ओर बढ़ा और उसके सिर से अपनी तलवार निकाली। बैठकर उसने विश्वसार के भीतर मौजूद प्रकाशमान संत शक्ति को एकत्रित करना शुरू किया और उसे अपने शरीर में संघनित किया। इन 2 जादुई जीवों के शवों से निपटने में उसे कोई खास जल्दी नहीं थी। पहली बात तो यह थी कि उसका शरीर शवों के साथ काम करने की हालत में नहीं था। इसके अलावा आसपास अन्य जादुई जीव भी हो सकते थे, इसलिए जियान चेन की पहली प्राथमिकता खुद को जल्दी से ठीक करना थी। जियान चेन के शिखर संत गुरु बनने के बाद से उसकी आत्मा में भी वृद्धि हुई थी। अब वह दीप्तिमान संत शक्ति को न केवल अधिक समय तक बल्कि अधिक मात्रा में भी नियंत्रित कर सकता था। इस बार जियान चेन के कंधे पर लगा घाव बहुत गंभीर था। उसके कंधे पर लगी तीव्र ऊर्जा ने घाव के कुछ हिस्सों को झुलसा दिया था, इसलिए रेडियंट सेंट फोर्स के बावजूद भी घाव को भरने में समय लगेगा। 4 घंटे बाद जियान चेन के चारों ओर फैली दूधिया सफेद चमक धीरे धीरे मिट गई, जिससे अंदर जियान चेन का शरीर दिखाई देने लगा। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, हालांकि उसकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी।
4 घंटे तक रेडिएंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करके इतने बड़े घाव को ठीक करने के बाद वह काफ़ी थका हुआ था, लेकिन कम से कम उसे पहले की तरह अत्यधिक नींद नहीं आ रही थी। रेडिएंट सेंट फोर्स का 4 घंटे तक उपयोग करने का एक बहुत ही रहस्यमय प्रभाव पड़ा। उसके कंधे का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसकी त्वचा पर एक भी निशान नहीं दिख रहा था। अध्याय 163 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को छोड़ना। जियान चेन ने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपना सिर घुमाकर अपने बाएं कंधे पर मौजूद घाव को देखते हुए उन्होंने धीरे से उस पर बनी नई त्वचा को छुआ। त्वचा को छूने पर उन्हें कोई असामान्यता नहीं दिखी और जियान चेन ने केवल दीप्तिमान संत शक्ति के प्रभाव की प्रशंसा करते हुए आह भरी। जियान चेन ने अपने फटे हुए कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसका खून से सना शरीर दिखाई दिया। फिर उसने फाड़े हुए कपड़ों के टुकड़ों से खून पोंछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उठते हुए जियान चेन की निगाहें जमीन पर पड़े 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों के शवों पर गहरी नजर से टिक गईं। रूप रंग के आधार पर यह बर्फीला सफेद जादुई जीव क्विक क्लाउड बीस्ट होना चाहिए। किताबों में लिखा है कि क्विक क्लाउड बीस्ट का शरीर छोटा होता है, लेकिन वह असाधारण रूप से फुर्तीला होता है और उसके बाल आकाश में बादलों जैसे दिखते हैं। और ये दूसरा जादुई जीव जिसकी पीठ पर पंख हैं, ये मैजिकल स्काईविंग काऊ होना चाहिए। इसकी पीठ पर लगे पंखों का इस्तेमाल केवल हमले के लिए किया जा सकता है, उड़ने के लिए नहीं। पलक झपकते ही जियान चेन को कारगात पुस्तकालय में देखी गई जानकारी याद आ गई और उसने अपने सामने पड़े शवों की पहचान कर ली। मुझे यकीन है कि मैजिकल स्काईविंग काऊ का मॉन्स्टर कोर उसके पंखों के नीचे छिपा है और क्विक क्लाउड बीस्ट के सिर में है। लाइट विंड स्वॉर्ड जियान चेन के हाथों में प्रकट हुई और उसने झट से क्विक क्लाउड बीस्ट के शरीर में वार किया और उसके सिर को भेद दिया। कुछ प्रयासों के बाद क्विक क्लाउड बीस्ट के राक्षसी मूल को निकाल लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुत्ते जैसे दिखने वाले उस जादुई जानवर का रूप अंततः विकृत हो गया। ये क्विक क्लाउड बीस्ट एक क्लास 5 मैजिकल बीस्ट था, लेकिन अपनी प्रजाति और सीमित क्षमता के कारण क्लास 6 स्तर तक पहुंचने तक इसका शरीर 2 मीटर से अधिक नहीं बढ़ पाता था। इसी वजह से इसके शरीर के भीतर का मॉन्स्टर कोर भी अखरोट के आकार का ही था। पब फ्यूचर एड्स। क्विक क्लाउड बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को निकालने के बाद जियान चेन मैजिकल स्काईविंग काऊ पर सवार हुआ और अपने लाइट विंड स्वॉर्ड से उसके पंखों के नीचे वाले हिस्से में वार करके मॉन्स्टर कोर को खोज निकाला। फिर बड़ी मेहनत से उसने आखिरकार उसके शरीर से मॉन्स्टर कोर निकाल लिया। दूसरे मॉन्स्टर कोर के विपरीत यह मिट्टी के आधे आकार का था। जियान चेन ने अपनी कमीज के फटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करके दोनों राक्षसी कोर से खून पोंछा और फिर क्रिस्टल जैसी दिखने वाली 2 चमकदार वस्तुएं प्रकट की। राक्षसों के मूल में छिपी ऊर्जा की मात्रा को महसूस करते हुए जियान चेन को थोड़ा डर लगने लगा। कक्षा 5 और कक्षा 4 के जादुई प्राणियों में इतना अंतर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, केवल उनके मूल को देखकर ही कोई भी स्पष्ट रूप से अंतर बता सकता था। कक्षा 4 के राक्षस मूल की तुलना में कक्षा 5 के राक्षस मूल में एक अभूतपूर्व गुणात्मक छलांग थी, जिसकी तुलना करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा यद्यपि दोनों राक्षसी कोर अलग अलग जादुई जीवों से आए थे, फिर भी उनके अंदर मौजूद ऊर्जा की मात्रा में शायद ही कोई अंतर था। सिर्फ इन 2 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर से ही मुझे लगता है कि साधना करते समय ये मुझे बहुत लंबे समय तक काम आएंगे। दोनों 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर को हाथ में पकड़े हुए जियान चेन खुशी से झूम उठा। उसके मन में ये सौभाग्य के सिवा कुछ नहीं था। कुछ पल के लिए खुशनुमा माहौल बना रहा, फिर एक बार फिर शांति छा गई। उसने अपना स्पेस बेल्ट निकाला और उसमें 5वीं कक्षा के दोनों मॉन्स्टर कोर और शव रख दिए। एक श्रेणी 5 के मॉन्स्टर कोर का शव अत्यंत मूल्यवान था, इसलिए जियान चेन उन्हें श्रेणी 3 या 4 के जादुई जीवों की तरह नहीं छोड़ सकता था। केवल इन 2 शवों को बेचकर ही जियान चेन अच्छी कीमत पा सकता था, क्योंकि श्रेणी 5 या उससे ऊपर के किसी भी जादुई जीव का शव आमतौर पर किसी भी शहर में अनिश्चित मूल्य का होता था। इसका कारण ये था कि ऐसे उच्च कोटि के जादुई जीव का रक्त और मांस शरीर के लिए लाभकारी होता था। उच्च गुणवत्ता वाले जादुई जीव का मांस खाने से शक्ति भी बढ़ सकती थी या शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन भी हो सकते थे। यहाँ मौजूद 2 जादुई जीवों में से बड़ा जीव मैजिकल स्काईविंग काऊ था, जिसकी लंबाई लगभग 4 मीटर थी। वहीं क्विक क्लाउड बीस्ट केवल 1 मीटर चौड़ा था, इसलिए जियान चेन ने बड़ी मुश्किल से ही इन दोनों को अपने स्पेस बेल्ट में समा पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। 2 जादुई जीवों को अपने स्पेस बेल्ट में सुरक्षित रखने के बाद जियान चेन ने साफ कपड़ों का एक और सेट निकाला और पहन लिया। हालांकि वह लंबे समय से जादुई जीव पर्वत श्रृंखला से बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसने अन्य भाड़े के सैनिकों से जो कपड़े लिए थे उनकी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ निपटाने के बाद जियान चेन तुरंत उस इलाके से निकल गया। हालांकि 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों के बीच हुई लड़ाई ने आसपास के सभी 4थी श्रेणी के जादुई जीवों को डराकर भगा दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि कहीं कोई और 5वीं श्रेणी का जादुई जीव आसपास भटक तो नहीं रहा है। अगर एक और 5वीं श्रेणी का जादुई जीव आ गया तो जियान चेन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अपनी सर्वोच्च संत गुरु स्तर की शक्ति के बावजूद उसे इस बात का जरा भी भरोसा नहीं था कि वह 5वीं श्रेणी के जादुई जीव से भाग पाएगा। जब तक कि उसका सामना किसी विशेष रूप से धीमी गति वाली प्रजाति से न हो जाए, तब तक उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला की गहराई में जियान चेन ने एक नीले रंग के अजगर के दिल में भाला घोंपकर उसके राक्षसी मूल को निकाल लिया। फिर उसने नीचे उगी घास की एक मुट्ठी भर लेकर उस पर लगे खून को पोंछ दिया। इस आधे महीने में मैंने केवल 10 चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर ही जमा किए हैं। अपनी साधना के लिए मुझे कुछ बचाकर रखने चाहिए। फिलहाल अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय मुझे अपने शरीर की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना मॉन्स्टर कोर के भीतर मौजूद उग्र तत्व किसी तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। खैर, मुझे इस इलाके से निकलकर बाहर की स्थिति का जायजा लेना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए जियान चेन ने मुट्ठी के आकार के चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर पर लगा बचा हुआ खून साफ किया। इसके अलावा मैं अब भी केंडल की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का भार ढो रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द उसके परिवार को ढूंढना होगा।
जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला को छोड़कर वह जंगलों से गुजरते हुए और अनगिनत जादुई जानवरों और जंगली जानवरों को मारते हुए 2 और दिनों तक यात्रा करता रहा और अंत में एक विशाल घास के मैदान में पहुंचा। जियान चेन वेक सिटी वापस नहीं लौटा क्योंकि तियानिक्सियोन कबीले के तियानिक्सियोंगली के पास पृथ्वी तत्व की संत शक्ति थी। उस पृथ्वी संत शक्ति के बल पर जियान चेन की फुर्तीली तलवारबाजी के मुकाबले तियानिक्सियोंगली रक्षात्मक दृष्टि से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, तियानिक्सियोंगली की शक्ति भी शिखर महान संत गुरु के स्तर की थी, इसलिए जब तक वह मर नहीं जाता जियान चेन लापरवाही से वापस वहां जाना नहीं चाहता था। वेक सिटी में तियानिक्सियोन वंश के प्रमुख शासकों में से एक होने के कारण जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में भारी नुकसान के बावजूद उनके कई निजी संपर्क अवश्य होंगे। जियान चेन के वापस आते ही संभव है कि उसकी मुलाकात किसी अन्य महान संत गुरु से हो या फिर वह कई महान संत गुरुओं से घिर जाए। अध्याय 164 मैदानी भेड़ियों का समूह। इस समय जियान चेन की आंखों में एक चमक आए और वह अचानक रुक गया। ठीक उसके सामने जियान चेन को घास में किसी चीज के चलने की हलचल महसूस हुई। जियान चेन की आंखों में एक ठंडी चमक थी जब उसने अपने सामने घास के मैदान का जायजा लिया। उसके कान फड़क रहे थे और वह अपने आसपास की हलचल की हल्की सी भी आवाज सुनने के लिए उत्सुक था। जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और वह उस दिशा में उड़ गया जहां से हलचल की आवाज आ रही थी। कुछ ही पलों में हलचल की आवाजें पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी, यहां तक कि बिना ध्यान दिए भी उन्हें सुना जा सकता था। साथ ही घास में कंपन साफ दिखाई देने लगा, मानो किसी खास जगह पर हवा चल रही हो। अचानक लंबी घास के पीछे से अनगिनत परछाइयां उड़ती हुई निकलीं। जियान चेन बड़ी शांति से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ को पकड़ा, लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हो उठी। हाओ! इसी क्षण एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी और नीले रंग की एक आकृति घास से निकलकर जियान चेन की ओर छलांग लगाती हुई दिखाई दी। बिना इधर उधर देखे जियान चेन ने अपना दाहिना हाथ हल्का सा हिलाया जब नीली आकृति उसके पास से गुजरी। उसके दाहिने हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड उड़ते हुए प्राणी के पास से गुजरते ही चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गई। जैसे ही नीले रंग की आकृति उस पर झपटी, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। नीचे देखने पर जियान चेन को केवल एक नीले रंग का भेड़िया दिखाई दिया जिसके गले से खून की धारा बह रही थी। जैसे ही यह भेड़िया जमीन पर गिरा, ऊंची घास से भेड़ियों का एक झुंड जियान चेन की ओर झपटा। उनमें से एक ने अपना विशाल जबड़ा चौड़ा खोल दिया, जिससे खून की दुर्गंध हवा में फैल गई और नाक पर असहनीय रूप से हमला कर दिया। फिर भी शांत भाव से जियान चेन ने बिजली की गति से अपनी तलवार से वार करना जारी रखा और आने वाले प्रत्येक भेड़िए के गले पर घातक प्रहार किया। ये ब्लू वुल्फ्स केवल क्लास 1 से 2 के स्तर पर थे, इसलिए जियान चेन को उनसे बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। ऊंची घास की आड़ से नीले भेड़िए लगातार उछलते हुए जियान चेन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि जियान चेन की गति जरा भी धीमी नहीं हुई और वह तलवार के वारों की बौछार करते हुए अपनी तलवार को लहराता रहा। हर पल उसकी तलवार घूमती रही और हर वार से एक और भेड़िया घातक रूप से घायल हो जाता। घास में छिपे नीले भेड़ियों की संख्या हजारों में थी, जिन्होंने जियान चेन के चारों ओर लगभग 100 मीटर का घेरा बना लिया था। अब जबकि जियान चेन पूरी तरह से सुरक्षित था, नीले भेड़िए लंबी घास के पीछे चुपचाप घात लगाकर बैठे थे। हालांकि जियान चेन आसानी से एक नीले भेड़िए को मार सकता था, लेकिन उसके हाथों केवल 20 ही मारे गए थे। हालांकि उसे अपने आसपास मौजूद नीले भेड़ियों की संख्या का एहसास था, फिर भी जियान चेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्रथम या द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों के समूह के विरुद्ध जियान चेन बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए एक ही प्रहार में उनमें से प्रत्येक को आसानी से मार सकता था। अगर भाड़े के सैनिकों का कोई समूह नीले भेड़ियों के इस झुंड के सामने आ भी जाए तो उनके लिए इनसे निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा, चाहे उनके साथ कोई महान संत गुरु ही क्यों न हो। दूसरे दर्जे के जादुई जीव के लिए भी किसी महान संत गुरु को नुकसान पहुंचाना बेहद कठिन होगा, लेकिन जब उनकी संख्या 1000 हो तो वे चुपचाप खड़े होकर आपको उन्हें मारने नहीं देंगे, बल्कि सब मिलकर आपको मार डालेंगे। मैदानों में नीले भेड़िए आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन अनगिनत नीले भेड़ियों को मारने के बाद जियान चेन के हाथों में मौजूद हल्की हवा की तलवार मृत्यु के देवता के हंसिया की तरह थी, जो जादुई जीवों की जान बेरहमी से ले रही थी। बिना किसी अपवाद के जियान चेन पर झपटने वाले हर भेड़िए के गले में तलवार घुस जाती थी। हवा में भी वे जियान चेन की हंसिया जैसी तलवार की तेजी से बच नहीं पाते थे। जियान चेन के पीछे भारी मात्रा में खून बहकर एक पतली रेखा में बदल गया था, जो लंबी घास पर फैल गया था। नीले भेड़ियों के शव एक सीधी रेखा में करीने से एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। जियान चेन द्वारा किए गए इस अंधाधुंध नरसंहार के बावजूद भेड़िए लगातार ऊंची घास से कूदते रहे, मानो उन्हें चोट या मौत का कोई डर ही न हो। किसी भी दर्शक की नज़र में ऐसा लग रहा था मानो जियान चेन उनका कोई ऐसा कट्टर दुश्मन हो जिसके लिए वे जान देने को भी तैयार हों। ब्लू वुल्फ्स का खून हवा में लगातार छिटकता रहा, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड ने अपनी धार से आकाश को ढक लिया और खून से मिल जाने के बाद तलवार की चमक स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थी। जियान चेन के शरीर में कोई असामान्य हलचल नहीं थी। इस नरसंहार की शुरुआत से लेकर अब तक वह शांत भाव से एक सीधी रेखा में चलता रहा। नीले भेड़ियों ने उस पर आगे या पीछे से हमला नहीं किया था, फिर भी वे उसकी आगे बढ़ने की गति को रोक नहीं पाए थे। ये नरसंहार 1 घंटे तक जारी रहा और कुछ ही समय बाद जियान चेन ने अपने शरीर पर खून की एक बूंद भी गिरे बिना सैकड़ों नीले भेड़ियों को मार डाला था। आओ! ठीक उसी क्षण पीछे से एक भयंकर भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी। ये भेड़ियों के लिए एक आदेश था, जिसने तुरंत घेरे के आगे खड़े सभी भेड़ियों को पीछे हटने का आदेश दिया और अपने पीछे सैकड़ों शव छोड़ गए। उनके पीछे लौटने का कोई निशान नहीं बचा। भेड़ियों का झुंड तेजी से आया था, लेकिन उतनी ही तेजी से चला भी गया। पलक झपकते ही नीले भेड़ियों का कोई निशान नहीं बचा, सिवाय सैकड़ों मृत भेड़ियों के खून के, जिसने जमीन पर एक निशान छोड़ दिया था। भेड़ियों को पीछे हटते देख जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड वापस ले ली।
इतने लंबे समय तक चले आमने सामने के युद्ध के बावजूद जियान चेन का चेहरा लाल नहीं हुआ था और न ही उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अफवाहें थीं कि मैदानों में रहने वाले जादुई जानवर असामान्य रूप से हिंसक होते हैं। लगता है यह अफवाह सच है। हर भेड़िया मुझ पर बिना अपनी जान की परवाह किए या बिना किसी डर के हमला कर रहा था। जियान चेन ने मन ही मन सोचा। उस भयानक अनुभव के बाद भी जियान चेन का रास्ता नहीं बदला और वह एक सीधी रेखा में चलता रहा। अपने पीछे पड़े शवों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव थे। इतनी बड़ी संख्या में शवों के बावजूद जियान चेन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि शवों को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रखने में समय बर्बाद करना उचित नहीं था। ये निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं था जिसे जियान चेन करना चाहता था। ये घास का मैदान इतना विशाल था कि जियान चेन को 2 दिन तक चलना पड़ा, तब जाकर वह उस इलाके के अंत तक पहुंचा जो एक सुनसान भूमि में बदल गया था। 4 घंटे और चलने के बाद वह आखिरकार एक आधिकारिक सड़क पर पहुंचा जहां उसे एक गाड़ी के गुजरने के निशान दिखाई दिए। सड़क पर कारवां का एक छोटा समूह धीरे धीरे जियान चेन की दिशा में आगे बढ़ रहा था। अध्याय 165 रहस्यमय व्यक्ति। समूह को देखकर जियान चेन हजारों मीटर दूर होने के बावजूद भी उनकी आकृतियों को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समूह में केवल 10 कारवां और लगभग 40 लोग थे। उनमें से प्रत्येक एक ऊंचे घोड़े पर बैठा था और समूह के बीच में एक काफी आलीशान दिखने वाला कारवां था। जियान चेन अपनी सामान्य चाल से जल्दी ही कारवां के समूह के पास पहुंच गया। घोड़ों पर बैठे सभी भाड़े के सैनिक जियान चेन को घूर रहे थे। उनमें से कुछ ने जियान चेन को देखने के बाद उससे नजरें फेर लीं, मानो उन्हें उसकी परवाह ही न हो। जैसे ही जियान चेन कारवां समूह से लगभग 5 मीटर दूर था, दोनों पक्ष अचानक रुक गए क्योंकि जियान चेन का रास्ता उनके समूह को आगे बढ़ने से रोक रहा था। इस पर जो भाड़े के सैनिक पहले जियान चेन की ओर देख रहे थे, उनका चेहरा अब दोस्ताना नहीं रहा। उनमें से कुछ की आंखों में थोड़ी सी जान से मारने की मंशा झलकने लगी थी। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? एक बूढ़े आदमी ने जियान चेन पर चिल्लाते हुए कहा। दूसरे व्यक्ति के गुस्से की परवाह न करते हुए जियान चेन ने हाथ हिलाकर कहा, साथी यात्रियों, मैं रास्ता भटक गया हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या आप मुझसे कुछ पल के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सुनकर कई भाड़े के सैनिकों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। महाद्वीप में यात्रा करने वाले भाड़े के सैनिक यदि वे इलाके से परिचित नहीं होते तो अक्सर अपने साथ नक्शा रखते हैं। जियान चेन जैसे लोग आमतौर पर नहीं दिखते थे, इसलिए जियान चेन की बातों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना बदतमीजी के लिए इस अंकल को दोष मत देना, एक हिंसक भाड़े के सैनिक ने गुस्से से कहा। ये बूढ़ा आदमी अपनी मांसपेशियों को इस तरह फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ा कि सबकी नज़र उस पर पड़ गई, साथ ही उसके पहने हुए छोटे पैंट भी नजर आ गए। जियान चेन का चेहरा थोड़ा नीचे झुक गया और उसने बोलने वाले भाड़े के सैनिक को ठंडी निगाहों से देखा। अपनी जबान संभाल कर रखो, वरना हो सकता है कि एक शब्द भी तुम्हारी जान ले ले। भाड़े के सैनिक की ये बातें सुनकर जियान चेन स्पष्ट रूप से चिढ़ गया था। जियान चेन के शब्दों से बाकी भाड़े के सैनिकों का चेहरा पीला पड़ गया। जियान चेन को घूर रहे भाड़े के सैनिकों का दिल मानो कांप उठा, मानो अचानक चारों ओर ठंडक छा गई हो। पहले तो उन्हें थोड़ी झिझक हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धमकाने वाला सिर्फ 20 साल का है, उनकी झिझक गुस्से में बदल गई। तभी उनके पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मित्र, तुम जो कह रहे हो वो कुछ ज्यादा ही है। इस आवाज़ को सुनकर सबने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी काले घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन जियान चेन को घूरते हुए उसकी आंखों में एक निर्मल सी चमक थी। कैप्टन लैन, कैप्टन लैन। जैसे ही वह व्यक्ति अपने काले घोड़े के साथ प्रकट हुआ, आसपास के सभी भाड़े के सैनिक उसका नाम पुकारने लगे। जियान चेन ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, ऐसा कुछ कहने से पहले आपको पहले अपने अधीनस्थों को अनुशासित करना चाहिए। उस बड़े भाड़े के सैनिक ने गुस्से से गुर्राते हुए जियान चेन को घूरा और कहा, कितने घमंडी हो तुम, तो बस एक ऐसे बच्चे हो जिसे उसकी माँ ने सबक नहीं सिखाया। हमारे कप्तान का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को यहाँ बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊं। घोड़े से कूदकर वह मुट्ठी ताने जियान चेन की ओर बढ़ने लगा। अपनी माँ के बारे में ये बातें सुनकर जियान चेन का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखों से हत्या का तीव्र इरादा झलकने लगा। उसने अपना बायां हाथ उठाकर उस बूढ़े आदमी के थप्पड़ को रोका और तुरंत अपना दायां हाथ उसके पेट पर दे मारा। कचा। जैसे ही जियान चेन की संत शक्ति से भरपूर मुट्ठी उस आदमी के पेट पर पड़ी, हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। तुरंत ही उसकी छाती में एक गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा। एक दर्दनाक चीख के साथ उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से हिंसक भावों से भर गया और उसका सावला चेहरा पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद जियान चेन का शरीर एक झटके में गायब हो गया जब उसने ठंडी हवा के एक झोंके के साथ एक बार फिर उस आदमी की छाती पर अपना पैर पटका। भाड़े का सैनिक हवा में बहुत ऊपर उछल गया और अंत में 10 मीटर दूर जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। धूल उड़ उठी और उस आदमी के मुंह से खून बहने लगा। उसका चेहरा, जो पहले से ही बहुत पीला था, और भी मुरझाने लगा। उस बूढ़े भाड़े के सैनिक को जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते देख बाकी भाड़े के सैनिक अविश्वास से देखते रहे। उनके चेहरे पर बस अचंभित भाव थे और वे धीरे धीरे चिल्लाने लगे और जियान चेन पर हमला करने के लिए अपने पवित्र हथियार निकाल लिए। हाथापाई रोको, कैप्टन लैन नाम के व्यक्ति ने अचानक अपने काले घोड़े से पुकार लगाए। पलक झपकते ही उसने जियान चेन पर हमला करने वाले सभी भाड़े के सैनिकों को रोक दिया। कैप्टन लैन ने गंभीर चेहरे से जियान चेन की ओर देखते हुए अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और कहा, माननीय, क्या आप सचमुच बिना किसी अन्य उद्देश्य के केवल दिशा निर्देश चाहते हैं? बिल्कुल सही, जियान चेन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कैप्टन लैन, इस जूनियर को एक नक्शा दे दो। जैसे ही जियान चेन ने अपनी बात समाप्त की, पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। आवाज़ भले ही बहुत बुजुर्ग लग रही थी, लेकिन माहौल काफ़ी प्रभावशाली हो गया।
उस बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर जियान चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आलीशान काफिलों का एक छोटा समूह उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। कैप्टन लैन के चेहरे पर सम्मान का भाव उभर आया और उन्होंने कारवां की ओर हाथ जोड़कर कहा, जी बड़े। कैप्टन लैन द्वारा दिखाए जा रहे प्रदर्शन को देखकर जियान चेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। कारवां को देखकर वह समझ गया कि उनमें लोग तो हैं, लेकिन दूरी के कारण वह उनकी सही संख्या का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। फिर कैप्टन लैन ने अपने स्पेस बेल्ट से एक लिपटा हुआ चर्मपत्र निकाला और उसे जियान चेन की ओर फेंकते हुए कहा, ये ब्लू विंड किंगडम का नक्शा है, इसे ले लो। जियान चेन ने चर्मपत्र को खोला और उस पर एक सरसरी नजर डालने के बाद उसे वापस लपेट दिया। अपने हाथों को थामकर वह बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। जियान चेन के शरीर को और भी दूर जाते देख कैप्टन लैन चिल्लाए, आगे बढ़ो। जियान चेन द्वारा मारे गए भाड़े के सैनिक को उठाकर घोड़े पर बिठाने के बाद समूह ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जियान चेन कुछ देर तक काफिले को किनारे से दूर जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि काफिले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक उच्च कोटि का संत गुरु था, इसलिए ऐसे व्यक्ति का सम्मानजनक लहजा देखकर जियान चेन काफिले के अंदर मौजूद व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। काफिलों के भीतर उसे केवल एक व्यक्ति की सांस लेने की आवाज़ ही महसूस हो रही थी, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। हा नौजवान, तुम्हारे जैसी ताकत किसी युवा में होना आसान बात नहीं है। मेहनत करते रहो, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में तुम जरूर इस महाद्वीप में तहलका मचा दोगे। जब जियान चेन कारवां के पास से गुजरा तो उसे बुजुर्ग की फुसफुसाती हुई आवाज़ धीमी धीमी सुनाई दी, मानो वह बुजुर्ग उसके ठीक बगल में खड़ा हो। जियान चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह अचानक एकदम स्थिर हो गया। उसने तुरंत अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखा। इसलिए वह अविश्वास से उस काफिले को घूरने लगा जो अभी अभी उसके पास से गुजरा था। उसने अभी अभी काफिले के अंदर से उस बुजुर्ग की आवाज़ सुनी थी। जियान चेन के चेहरे पर अविश्वास का भाव होने के बावजूद काफिलों की रखवाली कर रहे भाड़े के सैनिकों ने मानो उस आवाज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। उनके चेहरे पर वही भाव थे जो जियान चेन के आवाज़ सुनने से पहले थे। युवक, यदि तुम एक दिन पवित्र साम्राज्य तक पहुंच सको तो तुम मुझे इस बैज का उपयोग करते हुए पाओगे। उसी क्षण बुजुर्ग की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन उस रहस्यमय लहजे के बिना। आवाज़ के साथ ही खिड़की से एक बैंगनी रंग का चमकता हुआ बैज उड़कर जियान चेन के हाथों में आ गिरा। काफिले की रखवाली कर रहे कुछ भाड़े के सैनिकों ने अचानक ईर्ष्या भरी नजरों से जियान चेन की ओर और उसके हाथ में मौजूद वस्तु को कुछ संदेह के साथ देखा। अपने हाथ में चमकते इस बैंगनी पदक को देखकर जियान चेन का दिल मानो लहरों से टकरा रहा हो। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि इस काफिले में बैठा रहस्यमय व्यक्ति निस्संदेह एक अत्यंत कुशल विद्वान है। उसने इस पदक को पाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि यह पदक आम लोगों को नहीं मिलता। जियान चेन के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। इतने शक्तिशाली लोगों के समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक शिखर महान संत गुरु ही क्यों था? इस समूह में औसत शक्ति केवल एक महान संत की थी और कुछ तो उस स्तर तक भी नहीं थे। साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में सामान को इस तरह खुले में ले जाया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास स्पेस बेल्ट या स्पेस रिंग भी न हो? के जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, खांसी की स्पष्ट आवाज़ सुनाई देने लगी। जियान चेन ने काफिले को अपनी निगाहों से देखा, लेकिन उसका मन सामान्य रूप से शांत नहीं था। जियान चेन ने अपने हाथों में पकड़े बैंगनी पदक को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। ये पदक उसके हाथ के आकार का था, एक उंगली जितना चौड़ा और छूने में भारी था। ये पदक पूरी तरह से बैंगनी सिक्कों से बना था, इसलिए इसे बनाने की कोई विशेष विधि अवश्य अपनाई गई होगी। और चूंकि यह बैंगनी सिक्कों से बना था, इसलिए इसकी कीमत असामान्य रूप से अधिक होगी। पवित्र साम्राज्य का पवित्र नगर, जो तियान युआन महाद्वीप की राजधानियों में से एक है, यहीं पर पवित्र साम्राज्य का शासक निवास करता है। आखिर इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान क्या है? जियान चेन ने बुदबुदाते हुए कहा। अध्याय 166, फीनिक्स शहर। काफिले में उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद जियान चेन को कुछ संदेह हुआ। जिस तरह से कप्तान लैन ने काफिले के बुजुर्ग को इतने आदरपूर्वक संबोधित किया था और जियान चेन बुजुर्ग की शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था, उससे स्पष्ट था कि बुजुर्ग कोई महान संत गुरु नहीं थे। महान संत गुरुओं के सामने जियान चेन आसानी से उनकी साधना का स्तर जान लेता था, लेकिन इस विशेष बुजुर्ग के मामले में जियान चेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति कम से कम एक पृथ्वी संत मास्टर के स्तर की है। लेकिन उसने मुझे ये बैज किस कारण से दिया? जियान चेन ने अपने हाथ में मौजूद बैंगनी रंग के सिक्के से बने पदक पर नजर डाली। इस पदक पर कोई शब्द नहीं लिखा था, लेकिन इस पर कई तरह के पैटर्न बने हुए थे। छोड़ो इसे, इस सब का पता लगाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब चलना चाहिए। जब तक मुझमें पर्याप्त शक्ति नहीं आ जाती, तब तक पवित्र नगरी जाने तक इंतजार करना ही मेरे लिए बेहतर होगा। जियान चेन ने पदक को अपने स्पेस रिंग में रखने से पहले यह फैसला किया और आगे बढ़ गया। सड़क पर असामान्य रूप से सन्नाटा पसरा हुआ था। कई बार ऐसा होता था कि उसे कोई दिखाई नहीं देता था। फिर भी कभी कभी दिन के समय कई कारवां और भाड़े के सैनिक अपने जादुई जानवरों पर सवार होकर वहां से गुजरते थे। अब नक्शा होने के कारण जियान चेन को खो जाने की चिंता नहीं थी। नक्शे के अनुसार जियान चेन 3 दिन तक पैदल चला और अंत में फीनिक्स शहर पहुंच गया। फीनिक्स शहर एक द्वितीय श्रेणी का शहर था, जिसका क्षेत्रफल कई 100 किलोमीटर था। जब वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, तब तक वहां लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चमड़े के वस्त्र पहने भाड़े के सैनिकों का एक समूह विभिन्न आकारों के जादुई जानवरों पर सवार था, जबकि अन्य काफिले धीरे धीरे अपना सामान लेकर सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। तरह तरह की बातें हो रही थीं और आवाज़ें आपस में घुल मिल रही थीं। जियान चेन सड़क के अंतिम हिस्से तक चलता रहा और धीरे धीरे शहर की दीवारों को पार कर गया। जियान चेन के साथ साथ कुछ अन्य भाड़े के सैनिक भी चल रहे थे जो अकेले ही यात्रा कर रहे थे, इसलिए जियान चेन ने किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया।
फीनिक्स शहर के द्वार पर कई पहरेदार एकदम सीधे खड़े थे और ठंडी निगाहों से शहर में प्रवेश करने वालों को देख रहे थे। स्थिर खड़े रहो, क्या कर रहे हो? उसी क्षण एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। सबने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि एक काफिले को एक अकेला नगर रक्षक रोक रहा है। उसी समय कड़ाईदार वस्त्र पहने एक छोटा लेकिन मोटा आदमी आगे बढ़ा और मित्रतापूर्ण ढंग से पहरेदार का हाथ पकड़ने का नाटक किया, मानो वह उसका दोस्त हो। उसने पहरेदार के ठंडे हाथ में कुछ सोने के सिक्के ठूंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ शब्द कहे। उस व्यक्ति द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को गार्ड ने मुट्ठी में भर लिया और फिर गंभीर चेहरे के साथ उन्हें आपस में रगड़ा, जिसके बाद उसका चेहरा धीरे धीरे भावहीन हो गया। फिर उसने खुशी भरे भाव से हाथ हिलाते हुए कहा, आप अंदर आ सकते हैं। लगभग हर व्यापारी जिसे पहरेदारों ने रोका होता था, उसे प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता था। तियान युआन महाद्वीप में यह एक बहुत ही आम प्रथा थी, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने ये शुल्क देने से इनकार कर दिया था। जाहिर है, पहरेदार यह बहाना बनाते थे कि उनके काफिलों में खतरनाक सामान है और उन्हें अंदर जाने से पहले तलाशी लेते थे। इस बदतमीजी से कई लोग असंतुष्ट थे, लेकिन चूंकि ये पहरेदार अभी भी शहर के पहरेदार थे, इसलिए बहुत से लोग उनके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे। इन पहरेदारों के सामने कुछ सबसे हिंसक भाड़े के सैनिक भी केवल अपना गुस्सा दबाने में ही सक्षम थे। जियान चेन हालांकि कर चुकाए बिना फीनिक्स शहर में प्रवेश करने में कामयाब हो गया था। गार्डों के लिए जियान चेन एक अकेला यात्री था जो किसी भी प्रकार का सामान साथ नहीं ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वे केवल व्यापारियों का ही रास्ता रोकते थे। दूसरे दर्जे के शहर के रूप में फीनिक्स शहर अपेक्षाकृत विशाल था, जो एक शहर से काफी बड़ा था। जियान चेन शहर में प्रवेश करते ही पास के अस्तबल में गया और शहर के केंद्र तक जाने के लिए एक सुंदर घोड़ा खरीदा। शहर की विशालता के कारण यदि किसी के पास यात्रा करने के लिए घोड़ा न हो तो फीनिक्स शहर के पूर्वी द्वार से पश्चिमी द्वार तक पैदल चलने में आधे दिन से अधिक समय लग जाएगा। कुछ देर घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने के बाद वह अंततः एक बैंक के पास रुका। उसने घोड़े को बांधा और बैंक में प्रवेश किया। बैंक के अंदर जियान चेन ने अपने पास मौजूद सभी तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों को बैंगनी सिक्कों में बदल दिया। दैनिक खर्चों के लिए उसने कुछ ही सिक्के बिना बदले रखे। उसने जो धन परिवर्तित किया था उसका अधिकांश भाग उसने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में रहते हुए अर्जित किया था, जहां जियान चेन ने मृत भाड़े के सैनिकों के शवों और स्पेस बेल्ट से धन इकट्ठा किया था। जियान चेन द्वारा अपने स्पेस बेल्ट में सभी सिक्के वापस रखने से ठीक पहले उसने अपने पास मौजूद बैंगनी सिक्कों की गिनती की। अप्रत्याशित रूप से उसके पास लगभग 30,000 बैंगनी सिक्के थे और उसके पास पहले से मौजूद बैंगनी सिक्कों को मिलाकर उसके पास कुल 40,000 से अधिक बैंगनी सिक्के हो गए। बैंक से निकलने से पहले उसने बैंक से एक बैंगनी कार्ड लिया था। तियान युआन महाद्वीप में सभी लोग इस कार्ड को बैंगनी कार्ड कहते थे। तियान युआन महाद्वीप में बैंगनी कार्ड का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता था जो ढेर सारे बैंगनी सिक्के ले जाने से बचना चाहते थे। बैंगनी कार्ड एक स्पेस बेल्ट की तरह था, जिसमें सिक्कों को रखने के लिए एक अलग अंतरायामी स्थान होता था, लेकिन इसका उपयोग बैंगनी सिक्कों की मात्रा मापने के लिए भी किया जाता था। बैंगनी कार्ड होने पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी बैंक में जाकर अपना पैसा निकाल सकता था। कई उच्च संस्थान तो बैंगनी कार्ड को भुगतान के रूप में भी स्वीकार करते थे, इसलिए यह बैंगनी सिक्कों के अलग अलग गट्ठे ले जाने से कहीं अधिक सुविधाजनक था। बैंगनी कार्ड जियान चेन के हाथ के आकार का आधा था और इसे एक विशेष शोधन विधि से बनाया गया था। हालांकि कार्ड देखने में कमजोर लगता था, लेकिन वास्तव में यह बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि पृथ्वी संत के स्वामी भी इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। पर्पल कार्ड प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था कि आम लोग इसे प्राप्त कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 10,000 पर्पल सिक्के होने चाहिए। पर्पल कार्ड न केवल किसी व्यक्ति की पहचान का प्रतीक था, बल्कि उसकी संपत्ति का भी प्रतीक था। बैंगनी सिक्कों को बैंगनी कार्ड में जोड़ने के लिए बैंक के विशेष उपकरण की आवश्यकता होती थी, इसलिए आम आदमी के लिए सिस्टम को धोखा देने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि बैंक केवल कार्ड को ही पहचानते थे, मालिक को नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई मूल मालिक नहीं भी होता तब भी बैंगनी कार्ड तियान युआन महाद्वीप के किसी भी बैंक में इस्तेमाल किया जा सकता था। बैंक से बाहर निकलते हुए जियान चेन के हाथ में पर्पल कार्ड था। इसमें उसके सारे 40,000 बैंगनी सिक्के थे और निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसके पास लगभग कोई सिक्का नहीं बचा था। जब बैंक में मौजूद लोगों ने जियान चेन के हाथों में बैंगनी कार्ड देखा तो वे सभी उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे और कई लोग तो उसे अन्य विचारों से भी देख रहे थे। जियान चेन ने अपने चारों ओर मौजूद लोगों को देखा जो उसे देख रहे थे और मुस्कुराया। पर्पल कार्ड को अपनी स्पेस बेल्ट में रखकर जियान चेन अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। अध्याय 167 नीलामी संबंधी मामले। इसके बाद इधर उधर पूछताछ करने के बाद जियान चेन एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जो मॉन्स्टर कोर में विशेषज्ञता रखती थी, लेकिन वह काफी बड़ी थी। नीले पत्थर से बनी उस इमारत में 3 मंजिलें थीं। हालांकि कई भाड़े के सैनिक मॉन्स्टर कोर बेचते थे, लेकिन वे ज्यादातर कम स्तर के होते थे। उच्च स्तर के मॉन्स्टर कोर कम ही देखने को मिलते थे, इसलिए अगर किसी को सच में एक खरीदना होता था तो उसे किसी दुकान पर जाना पड़ता था। दुकान जितनी बड़ी होती थी, मॉन्स्टर कोर की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती थी। इसके अलावा मॉन्स्टर कोर बेचने वाली दुकानों के पास भाड़े के सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में मॉन्स्टर कोर उपलब्ध थे, जिनके पास बिक्री के लिए केवल 3 या 5 क्लास 1 या 2 मॉन्स्टर कोर ही होते थे। यदि कुछ प्रभावशाली कबीले बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते थे तो वे इन दुकानों पर जाते थे। मॉन्स्टर कोर की दुकान में प्रवेश करते ही जियान चेन को लगा कि इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। यहाँ तक कि कोई भी मॉन्स्टर कोर सलीके से प्रदर्शित नहीं था, केवल कुछ महिला कर्मचारी ही काम कर रही थीं, लेकिन इसके अलावा ये जगह किसी मॉन्स्टर कोर की दुकान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। कुछ असमंजस के साथ जियान चेन उनकी ओर बढ़ा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यहाँ मॉन्स्टर कोर बेचे जाते हैं?
ये सुनकर महिला क्लर्क ने आश्चर्य से जियान चेन के सुंदर और कोमल चेहरे को देखा। जियान चेन जैसे आकर्षक चेहरे को देखकर वह एक पल के लिए रुक गई और फिर खुशी से बोली, क्या आपने हमारी दुकान के बाहर का बोर्ड देखा? अगर हमारी मॉन्स्टर कोर हेवन स्टोर में मॉन्स्टर कोर नहीं बिकते तो एक ऐसी जगह होती। जियान चेन ने खाली हॉल को देखते हुए शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरी और कहा, तो फिर यहाँ प्रदर्शन के लिए एक भी मॉन्स्टर कोर क्यों नहीं है? शायद जियान चेन की सूरत ही महिलाओं को उसकी ओर आकर्षित करती थी, लेकिन क्लर्क ने उसे कुछ देर तक खाली निगाहों से देखा और फिर बड़े ही सुखद लहजे में समझाया, हमारे मॉन्स्टर कोर हेवन स्टोर में दूसरी और तीसरी मंजिल पर केवल उच्च स्तर के मॉन्स्टर कोर ही रखे जाते हैं। पहली मंजिल पर केवल प्रथम श्रेणी के मॉन्स्टर कोर हैं, लेकिन वे बहुत आम हैं, इसलिए उन्हें प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर जियान चेन को अचानक समझ आ गया, ये दुकान की पहली मंजिल ही थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि दुकान इस तरह काम करती है। महिला क्लर्क ने आगे कहा, आप कौन सा मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं? अगर आप क्लास 1 मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं तो बस मुझे बता दीजिए कि आपको कितने चाहिए। लेकिन अगर आप क्लास 2 मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं तो आपको दूसरी मंजिल पर जाना होगा। जियान चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद पूछा, मैं यहाँ मॉन्स्टर कोर खरीदने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप इसके बजाय मॉन्स्टर कोर खरीद रहे हैं? महिला क्लर्क ने आश्चर्यचकित चेहरे से जियान चेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप मॉन्स्टर कोर बेच रहे हैं? बिल्कुल सही, जियान चेन ने सिर हिलाया। क्लर्क की आंखों में अविश्वास का भाव था जब उसने जियान चेन को घूरकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सुंदर युवक मॉन्स्टर कोर खरीदने की बजाय बेचने की कोशिश क्यों कर रहा है। वह इस दुकान में कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति पहली बार आया था। आमतौर पर यहाँ हमेशा हटे कट्टे आदमियों का एक समूह आता था। इसके बावजूद उसने जियान चेन को तिरस्कार भरी नजरों से नहीं देखा, बल्कि मीठी मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा, हम यहाँ मॉन्स्टर कोर भी खरीदते हैं, इसलिए कृपया आप वे मॉन्स्टर कोर बाहर ले आइए जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। जियान चेन ने तुरंत 2 स्पेस बेल्ट निकाले और महिला क्लर्क को सौंप दिए। इन दोनों स्पेस बेल्ट में क्लास 1 और 2 के मॉन्स्टर कोर थे। क्लर्क ने दोनों स्पेस बेल्ट लिए और उनके अंदर मौजूद मॉन्स्टर कोर की संख्या का निरीक्षण करना शुरू किया। देखते ही देखते उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि स्पेस बेल्ट में क्लास 1 और 2 के मॉन्स्टर कोर की संख्या लगभग 2000 थी। उसने पहली बार इतने सारे मॉन्स्टर कोर देखे थे। एक गहरी सांस लेते हुए महिला क्लर्क ने जटिल भावों के साथ जियान चेन के सुंदर चेहरे को देखा और कहा, कृपया एक पल रुकिए, मैं दुकानदार के साथ अभी वापस आती हूँ। स्पेस बेल्ट जियान चेन को वापस सौंपकर वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। उसके जाने के कुछ ही देर बाद कड़ाईदार नीले रंग का चोला पहने एक आदमी उसी महिला कर्मचारी के साथ नीचे आया। दुकानदार बाय, यही वो व्यक्ति है जो मॉन्स्टर कोर बेचना चाहता है। महिला क्लर्क ने दुकानदार को जियान चेन के पास लाते हुए कहा। दुकानदार बाय नाम के व्यक्ति ने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए अपने अधेड़ उम्र के सिर को हिलाया और कहा, जूनियर, क्या आप मुझे राक्षस के मूल भाग दिखाने के लिए ला सकते हैं? जियान चेन ने बिना किसी झिझक के स्पेस बेल्ट निकालकर दुकानदार बाय को दिखाया। स्पेस बेल्ट के अंदर मौजूद चीजों का निरीक्षण करने के लिए हाथ बढ़ाते ही दुकानदार बाय की आंखें भी स्पेस बेल्ट के भीतर मौजूद मॉन्स्टर कोर की मात्रा देखकर अचानक हैरानी से चौड़ी हो गईं। एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर कोर बेचना ऐसा फीनिक्स सिटी में अक्सर देखने को नहीं मिलता। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जियान चेन को देखते हुए कहा, जूनियर, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको जूनियर कहूँ? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जियान चेन मुस्कुराया और बोला, दुकानदार जी, चलिए पहले इस बारे में बात करते हैं कि आप इसे कितने में खरीदना चाहेंगे। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, कृपया मुझे एक पल सोचने दीजिए। वह आदमी हंसा। बिना और कुछ कहे वह जियान चेन को एक गुप्त कमरे में ले गया ताकि वे राक्षसी अंगों पर चर्चा कर सकें। सभी मॉन्स्टर कोर की गिनती हो जाने के बाद उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियान चेन को कुल 5000 बैंगनी सिक्के दिए। बैंगनी सिक्के लेकर जियान चेन ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और इमारत से बाहर निकल गया। अपने घोड़े पर सवार होकर वह एक भीड़भाड़ वाले बाजार में पहुंचा और बाहरी दुनिया में जीवित रहने के लिए कई सेट कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने लगा। तभी भीड़ के शोरगुल ने जियान चेन का ध्यान आकर्षित किया। मैंने सुना है कि वार्षिक नीलामी 10 दिनों में होने वाली है। इस बार कई अनमोल वस्तुएं होंगी। हाँ, इस साल यह नीलामी अवश्य होनी चाहिए। कौन जाने वहाँ कौन कौन से खजाने देखने को मिलेंगे। फीनिक्स सिटी का हेवनली फीनिक्स ऑक्शन बहुत प्रसिद्ध है। इस वार्षिक नीलामी में आमतौर पर अन्य शहरों से भी कई लोग भाग लेते हैं, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ काफी भीड़ होगी। डॉट 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 एक नीलामी। दूसरों की बातें सुनकर जियान चेन ने मन ही मन कहा। अब ये सोचकर उसका उस इलाके में घूमने का मन नहीं रहा और वह तुरंत वापस सड़क पर चल पड़ा ताकि फीनिक्स शहर के केंद्र में जाकर उस जगह को खोज सके जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। 2 मंजिला होने के बावजूद यह इमारत असाधारण रूप से ऊंची थी और पास के 4 मंजिला सराय से कई दर्जन मीटर अधिक ऊंची थी। इसका क्षेत्रफल भी लगभग समान आकार के भाड़े के सैनिकों के संघ की तुलना में काफी बड़ा था। नीलामी घर के विशाल द्वार के ऊपर 3 मीटर ऊंचा एक बोर्ड लगा था जिस पर सुंदर सुलेख में स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर लिखा हुआ था। नीलामी घर में भी काफी लोग आ जा रहे थे। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जियान चेन अपने घोड़े से उतरकर नीलामी घर के पास स्थित सराय में एक कमरा किराए पर लेने के लिए अंदर गया। उसके बाद उसने घोड़े को छोड़ दिया। पब फ्यूचर एड्स। कुछ दिनों बाद जियान चेन घूमते घूमते एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां उसने अपने स्पेस बेल्ट से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। एक कप चाय उबलने में जितना समय लगता है उतने ही समय में जियान चेन एकदम बदले हुए रूप में खड़ा हो गया। इस बार वह एक सांवले रंग के अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा लग रहा था। अगर वह भीड़ में घुल मिल जाए तो उसके चेहरे के बाईं ओर एक छोटे से निशान के अलावा शायद ही कोई उसे पहचान पाएगा। अपना वेश बदलकर जियान चेन ने कपड़े बदले और हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की ओर चल पड़ा और फिर अंदर चला गया।
अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसके चारों ओर लोगों की लगातार आवाजाही बनी हुई है। इस समय तक वार्षिक नीलामी शुरू होने वाली थी, इसलिए कई लोग पहले से ही नीलामी के लिए अपनी कीमती वस्तुओं का पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे थे। महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस वस्तु का पंजीकरण कराना चाहते हैं? जैसे ही जियान चेन नीलामी घर में दाखिल हुआ, एक महिला कर्मचारी ने उसे मीठी आवाज में पुकारा, क्या आप इस जगह के अधिकारी को बुला सकते हैं? मुझे उनसे कुछ बातें करनी हैं। जियान चेन के गले से एक गहरी आवाज निकली, यहाँ तक कि उसकी आवाज का लहजा भी बदल गया था। जी हाँ, कृपया एक पल रुकिए। महिला कर्मचारी ने जियान चेन को गौर से देखा और फिर नीलामी घर के अंदर जाने के लिए वहां से चली गई। पलक झपकते ही अमीर दिखने वाले कपड़े पहने एक सफेद बालों वाला आदमी जियान चेन की ओर बढ़ा। उसके पीछे पीछे एक महिला कर्मचारी सम्मानपूर्वक चेहरे के साथ चल रही थी। एल्डर हुआंग, यही वो व्यक्ति हैं जो आपसे मिलना चाहते थे। महिला ने जियान चेन की ओर मुड़ते हुए कहा, महोदय, ये हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के उच्च स्तरीय मूल्यांकक एल्डर हुआंग हैं। जियान चेन ने अभिवादन के रूप में अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उस बुजुर्ग ने उसके अभिवादन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी ओर देखकर पूछा, आपका क्या काम है? जियान चेन ने नीलामी घर में आसपास के लोगों पर नजर घुमाते हुए जवाब दिया, एल्डर हुआंग, मेरे पास कुछ कीमती चीजें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं, क्या एल्डर उनके बारे में बात करना चाहेंगे? जियान चेन की बातें सुनकर बड़े व्यक्ति की आंखों में एक चमक आए और उन्होंने जियान चेन को बातचीत के लिए एक सुरक्षित कमरे की ओर इशारा किया। जियान चेन और बुजुर्ग एक मेज के आमने सामने बैठ गए। हालांकि कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ ध्वनि अवरोधन बहुत अच्छा था, इसलिए वे बाहर से किसी के सुनने की चिंता किए बिना खुलकर बातचीत कर सकते थे। महाराज, आपको नीलामी के लिए रखी जाने वाली वस्तु एल्डर शियू के पास लानी चाहिए थी। जब दोनों बैठ गए तो एल्डर ने अनजाने में यह बात कह दी। हाँ, एल्डर हुआंग, मैं कुछ नीलाम करना चाहता था, लेकिन इसे गोपनीय रखना होगा। जियान चेन ने हंसते हुए अपना स्पेस बेल्ट बाहर निकाला। तो आप निश्चिंत हो जाए, हमारा हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस सभी शहरों में बहुत सम्मानित है और किसी को भी छोटी से छोटी जानकारी भी नहीं देगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उन्हें दिए गए स्पेस बेल्ट का निरीक्षण किया। जैसे ही उस बुजुर्ग ने अंतरिक्ष बेल्ट के अंदर देखा, उसकी आंखें और चेहरा अचानक जम गए। उसने अंदर की चीजों को देखकर हैरानी और अविश्वास से भर दिया। ये 5वीं श्रेणी के जादुई जीव का शरीर है। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 168, यूलियन। बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर जियान चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच एल्डर हुआंग की नज़र बहुत अच्छी है। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के शरीर को अचानक देखकर बड़े व्यक्ति का दिल बुरी तरह हिल गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए उन्होंने बिल्कुल अलग भाव से जियान चेन की ओर देखा। महोदय, क्या आप सचमुच इस 5वें दर्जे के जादुई जीव के शरीर की नीलामी करना चाहते हैं? बुजुर्ग की आंखों में आशा झलक रही थी और वे जियान चेन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। 5वें दर्जे के जादुई जीव का शरीर बेहद कीमती होने के साथ साथ मिलना भी बेहद मुश्किल था। दूसरे दर्जे के फीनिक्स शहर के इतिहास में पिछले 12 वर्षों में 5वें दर्जे के जादुई जीव के शरीर की बिक्री के केवल 2 या 3 ही मामले सामने आए थे। हालांकि हर बार जब ऐसा हुआ तो आसपास के शहरों में हलचल मच गई, जहां सभी प्रभावशाली कबीले इसके लिए आपस में लड़ने लगे। यदि इन दोनों शवों की नीलामी उनके स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में की जाती तो उनके नीलामी घर को निस्संदेह बहुत उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती। यदि ऐसा हुआ तो साम्राज्य के इस क्षेत्र में उनके नीलामी घर का नंबर 1 नीलामी घर बनना एक सपने से कहीं अधिक दूर नहीं रह जाएगा। बड़े के चेहरे पर घबराहट देखकर जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सही कहा, ये 2 5वीं कक्षा के जादुई जीव, मैं इन्हें नीलाम करने आया हूँ, क्या इसमें कोई समस्या होगी? बुजुर्ग का चेहरा चमक उठा और उन्होंने जल्दी से जियान चेन को जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इन शरीरों की नीलामी हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस में कर सकते हैं। वास्तव में हमें ऐसा करने में खुशी होगी। हालांकि महोदय, ये 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीव बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के प्रबंधक को आपसे इस मामले पर चर्चा करने के लिए लाता हूं। इतना कहकर बुजुर्ग ने जियान चेन को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कमरे से बाहर चले गए, जिससे कमरा एक बार फिर शांत हो गया और जियान चेन ही अंदर अकेला रह गया। जियान चेन आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोचने लगा। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। इस समय उसका दिमाग लगातार यही सोच रहा था कि इसके परिणामस्वरूप उसे किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। 5वें दर्जे के जादुई जीव का शरीर अत्यंत मूल्यवान था। दूसरे दर्जे के फीनिक्स शहर में इसे बेहद दुर्लभ माना जा सकता था। जियान चेन खुद जानता था कि अगर वह इन दोनों शरीरों की नीलामी करेगा तो इससे पूरे इलाके में हलचल मच जाएगी। इस प्रकार उस पर मुसीबत आना तय था। कचा, अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जियान चेन ने सिर झुकाकर देखा तो नीले रंग का चोला पहने एक महिला धीरे धीरे सलीके से कदम रखते हुए अंदर आई। उसके आते ही कमरे में एक मीठी खुशबू फैल गई। यह महिला काफी लंबी थी और लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। उसका पूरा शरीर एक ऐसी स्त्री का अनूठा व्यक्तित्व दर्शाता था जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। कुछ साधारण पुरुष शायद उसके आकर्षण से बच नहीं पाते। उसके पीछे गहरे हरे रंग के बाल बिना किसी बंधन के उसके कंधों और पीठ पर लटके हुए थे। उसकी काली पुतलियां एक रहस्यमयी चमक से दमक रही थीं, मानो वे किसी के मन की बात पढ़ सकती हों। इस महिला के ठीक पीछे एल्डर हुआंग थे, जो पहले ही कमरे से बाहर निकल चुके थे और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया था। जैसे ही जियान चेन उस महिला को देख रहा था, वैसे ही वह महिला भी जियान चेन को ध्यान से देख रही थी और बड़े सलीके से उसके सामने बैठ गई। उसकी 2 काली आंखें जियान चेन को गहराई से घूर रही थीं, मानो उसे समझने की कोशिश कर रही हों। फिर वह मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम यूलियन है, मैं हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की प्रभारी हूँ। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किस नाम से पुकारूं?
जियान चेन ने अभिवादन करते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा, इसका नाम वू युन है, मिस यूलियन। यूलियन ने सिर हिलाया और पास खड़े एल्डर हुआंग की ओर एक हल्की सी नज़र डाली। तो आपका नाम वू युन है। मैंने अभी एल्डर हुआंग से सुना है कि आप 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जीवों के शरीर बेचना चाहते हैं। क्या ये सच है? यूलियन की खूबसूरत आंखें फिर जियान चेन की ओर घूमी और उसके चेहरे पर जवाब की तलाश करने लगीं। जी हाँ, यही बात है। जियान चेन ने 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जीवों से भरी अंतरिक्ष बेल्ट को मेज पर रख दिया। बोलते हुए उन्होंने कहा, सुश्री यूलियन, ये यही हैं, तो आप चाहें तो इनकी जांच कर सकती हैं। यूलियन ने स्पेस बेल्ट को पकड़कर उसके अंदर की सामग्री का निरीक्षण करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर जादुई जानवरों के शव देखे, उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव आ गए। ये वाकई 5वीं श्रेणी के जादुई जीव हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जादुई स्काइविंग गाय और क्विक क्लाउड बीस्ट हैं। यूलियन ने टिप्पणी की। जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस यूलियन, अगर मैं इन 2 5वीं कक्षा के जादुई जीवों को नीलामी घर की देखरेख में छोड़ दूं तो क्या कोई समस्या होगी? ये सुनकर यूलियन धीरे से हंसने लगी और उसने स्पेस बेल्ट को वापस मेज पर रख दिया। उसकी जुड़वां काली पुतलियां ऐसी लग रही थीं मानो किसी भी नश्वर प्राणी की आत्मा को सोख लें, और जियान चेन को देखते हुए उनमें एक अलग ही आकर्षण था। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं होगी महोदय का। हमारे नीलामी घर में इन 2 जादुई प्राणियों की नीलामी करना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। ये हमारे नीलामी घर के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, इसलिए मैं महोदय को इसके लिए सेवा शुल्क से छूट दे रही हूँ। यदि नीलामी घर इन जादुई प्राणियों को सफलतापूर्वक बेच देता है तो महोदय को पूरे मुनाफे का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारे नीलामी घर को कुछ भी नहीं मिलेगा। जियान चेन को सेवा शुल्क की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े। बेशक, अगर महोदय जादुई जीवों के साथ 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर को बाहर लाते हैं तो हमारा हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस खुलेआम इसकी घोषणा कर सकता है और निश्चित रूप से इससे अधिक कीमत मिलेगी। आप इस बारे में एक पल के लिए सोच लीजिए, यूलियन ने आगे कहा। जियान चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी और उसने कहा, सुश्री यूलियन, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन वे 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीव मुझे जादुई जीव पर्वत श्रृंखला पर मिले थे। जब तक मैंने उनके शरीर खोजे तब तक उनके राक्षसी मूल गायब हो चुके थे, इसलिए मेरे पास केवल शरीर हैं, मूल नहीं। ओह, तो बात यह है। यूलियन को जियान चेन की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये देखकर जियान चेन का चेहरा उतर गया और उसने थोड़े असंतुष्ट चेहरे के साथ कहा, मिस यूलियन, मैंने ये पहले ही कह दिया है, लेकिन इस पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर है। जियान चेन के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी देखकर यूलियन ने क्षमाप्रार्थी भाव से कहा, श्री वू युन, कृपया बुरा न माने। ये छोटी बच्ची केवल पूछ रही थी, उसका कोई और उद्देश्य नहीं था, कृपया गलत न समझें। जल्दी से एक कागज का टुकड़ा निकालते हुए उसने कहा, श्री वू युन, कृपया यहाँ अपना नाम लिख दें और हमें 5वीं श्रेणी के 2 जादुई जीव दे दें ताकि हेवनली फीनिक्स नीलामी घर उनकी नीलामी कर सके। क्या श्रीमान के कोई और प्रश्न हैं? मैं नीलामी घर के नियमों से पहले से ही परिचित हूँ। अच्छा, तो ये दोनों जादुई जीव अस्थायी रूप से आपको सौंप दिए जाएंगे। यदि इससे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो नीलामी घर को इसका दोष लेना होगा। श्री वू युन, कृपया निश्चिंत रहें, हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। किसी भी समस्या या नुकसान की स्थिति में हमारा हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस जिम्मेदारी लेगा। अध्याय 169, खतरे को दूर करना। उसके बाद जियान चेन और हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की मैनेजर यूलियन ने नीलामी प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा की। ये सब हो जाने के बाद जियान चेन ने 5वीं कक्षा के जादुई जीवों को नीलामी घर में छोड़ दिया और वहां से चले गए। जियान चेन के गुप्त कमरे से बाहर निकल जाने के बाद वहां केवल मूल्यांकनकर्ता एल्डर हुआंग और प्रबंधक यूलियन ही रह गए थे। कमरे का दरवाजा बंद करके एल्डर हुआंग वापस वहीं बैठ गए जहां वे अभी बैठे थे। यूलियन के हाथों में मौजूद स्पेस बेल्ट को देखते हुए उन्होंने अंत में उससे कहा, छोटी यूलियन, क्या तुम्हें लगता है कि 5वीं कक्षा के मॉन्स्टर कोर वू युन के हाथों में हो सकते हैं? यूलियन ने अपनी कोमल उंगलियों से 2 5वें दर्जे के जादुई जीवों से घिरे अंतरिक्ष बेल्ट को बड़े प्यार से सहलाया। उसमें खून होने के बावजूद, अपनी स्त्रीत्वपूर्ण प्रकृति के बावजूद उसे न तो कोई बेचैनी महसूस हुई और न ही उसे इससे घृणा हुई। इसकी काफी संभावना है। इन घावों को देखकर लगता है कि जादुई जीवों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाला होगा और अंत में किसी एक ने बचे हुए जीवों के शरीर के मूल तत्व निकाल लिए होंगे। इसलिए वह व्यक्ति उतना शक्तिशाली नहीं होगा और इन 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों से बहुत कमजोर होगा, वरना वह इतने जख्मी हुए बिना ही इन दोनों जादुई जीवों को आसानी से मार देता। यूलियन ने धीरे से कहा, फिर भी हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि उसने 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर नहीं निकाले। वू युन नाम के व्यक्ति को शव अवश्य मिले थे, लेकिन उसके पास मॉन्स्टर कोर न होने की संभावना कम है। केवल पृथ्वी या स्वर्ग संत मास्टर स्तर के लोग ही 5वें दर्जे के जादुई जीव के शरीर की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन मॉन्स्टर कोर को निश्चित रूप से ऐसे किसी विशेषज्ञ द्वारा नहीं निकाला गया होगा। ये सुनकर एल्डर हुआंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो वे दोनों क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वास्तव में वू युन के शरीर पर हैं। हाँ, यही सबसे संभावित स्थिति है। यूलियन ने धीरे से सिर हिलाया। छोड़ो, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वू युन के पास हैं या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस एक नीलामी घर के रूप में अपना कर्तव्य निभाना है। हालांकि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बहुत महंगा है, लेकिन हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की प्रतिष्ठा के मुकाबले यह नगण्य कीमत है। ठीक है एल्डर हुआंग, चलिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के बारे में भूल जाते हैं और शांति से अपना काम करते हैं। हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के लिए क्लास 5 मैजिकल बीस्ट्स की यह आकस्मिक खोज अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। इसीलिए हमें इस दुर्लभ अवसर का सही उपयोग करना चाहिए और अपने हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, मैं समझ गया, एल्डर हुआंग ने जवाब दिया। इसके अलावा हमें वू युन के 5वें दर्जे के जादुई जीव के मालिक होने की बात को गुप्त रखना होगा।
हमें इसकी कोई भी खबर लीक नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा इससे हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस को कोई फायदा नहीं होगा। इससे हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की प्रतिष्ठा पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप इतना तो समझ ही सकते हैं, है ना? यूलियन ने नरमी से कहा, लेकिन उनके शब्दों में दृढ़ता झलक रही थी, मानो वह किसी कमांडर से बात कर रही हो। जी हाँ, इस बुजुर्ग को समझ आ गया है, एल्डर हुआंग ने तुरंत जवाब दिया। हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस से निकलने के बाद जियान चेन भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक खास रास्ते पर चलने लगा। अंत में वह एक छोटी सुनसान गली में पहुंच गया। वहां बंद और खाली पड़े घरों की कतारें देखकर जियान चेन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकालकर जंजीरों को काटा और एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर घोर अंधेरा था, इसलिए दृश्यता बहुत कम थी। फिर भी जियान चेन फर्नीचर की साधारण बनावट और एक मेज को देख सका, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे पता चलता था कि इस घर में लंबे समय से कोई नहीं रहा था। जियान चेन ने चारों ओर देखा और फिर तुरंत अपने स्पेस बेल्ट से कुछ चीजें निकालकर अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े पहनकर और फिर अपने बालों का स्टाइल बदलकर उसने अपने चेहरे से नकाब का आखिरी निशान भी मिटा दिया और लकड़ी के घर से निकलकर गली में चला गया। जब तक जियान चेन किसी और की नज़र में आया, तब तक वह अपने असली रूप में लौट चुका था। यहाँ तक कि उसका व्यवहार भी उसके पिछले भेष से बदल चुका था। इस समय अगर एल्डर हुआंग या यूलियन भी जियान चेन को देखते तो वे जियान चेन और वू यून के बीच कोई संबंध नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर था। सबसे पहले फीनिक्स शहर का एक विस्तृत नक्शा खरीदने के बाद जियान चेन ने हलचल भरे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की ओर पैदल जाने और घूमने का फैसला किया। हालांकि बड़े शहरों में 5वीं श्रेणी के जादुई जीव आम बात हैं, लेकिन फीनिक्स शहर जैसे कस्बे में ये एक अनमोल खजाना थे। जियान चेन जानता था कि 5वीं श्रेणी के जादुई जीव को बेचना उतना आसान नहीं होगा जितना होना चाहिए, इसलिए उसे वहां के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ होना जरूरी था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए तो कम से कम उसके पास बचने का रास्ता होगा और वह घबराएगा नहीं। पूरी दोपहर जियान चेन इलाके में घूमता रहा और हर सड़क और गली में गया। रात होने पर ही जियान चेन वापस सराय लौटा। साधारण भोजन करने के बाद जियान चेन पालथी मारकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन इस बार जियान चेन साधना नहीं कर रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ गई थी, या शायद उसने राक्षसी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर साधना की थी। पीक सेंट मास्टर स्तर की शक्ति होने के कारण वह अब अपनी शक्ति का उतना प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा था जितना पहले करता था। इस वजह से वह अपनी युद्ध शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और न ही पहले की तरह सहजता से। यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन जियान चेन जानता था कि अगर उसने इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो इसका उस पर निश्चित रूप से दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस समय जियान चेन अपनी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाने के डर से साधना नहीं कर रहा था। यदि वह अपनी साधना की गति का दुरुपयोग करता तो उसकी संत शक्ति पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए उसकी साधना में कोई दोष उत्पन्न होने से पहले, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही किसी भी खतरे को दूर करना सबसे अच्छा होगा। पूरी रात जियान चेन अपने बिस्तर पर बैठा रहा और अपने शरीर के भीतर मौजूद संत शक्ति को लगातार परिष्कृत करता रहा, ताकि वह इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके। उसे डर था कि उसके शरीर में छिपा खतरा और भी प्रबल हो जाएगा, इसलिए उसने साधना जारी रखने का साहस नहीं किया। जियान चेन के शरीर के भीतर की संत शक्ति उसकी नसों में एक निश्चित क्रम में लगातार प्रवाहित हो रही थी। जैसे जैसे ये शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, वह अपने शरीर पर अपना नियंत्रण लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। साथ ही उसकी संत शक्ति और उसके शरीर के बीच का सामंजस्य भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी संत शक्ति के संचार के साथ साथ उनका रक्त भी उसी तरह संचार कर रहा था। उनके रक्त में मौजूद कुछ विचित्र आनुवंशिक कारक जमा होने लगे और उनके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करने लगे। वे आनुवंशिक कारक सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के विषरोधी जीन थे। हालांकि विषरोधी जीन साल की शुरुआत में ही उसके रक्त में पूरी तरह से समाहित हो गए थे, लेकिन रक्त अभी उसके अंगों को बदलना शुरू ही कर रहा था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगेगा। फिलहाल विषरोधी रक्त की मात्रा ने उसके शरीर के केवल एक छोटे से हिस्से को ही बदला है। इससे पहले 1000 प्रतिरक्षा प्रक्रिया केवल थोड़ी मात्रा में ही सफल हुई थी, क्योंकि उसके रक्त ने विषरोधी पदार्थ का पुनरुत्पादन किया था। 1000 प्रतिरक्षा प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब उसका पूरा शरीर परिवर्तित हो जाएगा और उसमें विषरोधी पदार्थ मौजूद होगा। रात शांतिपूर्वक गुजरी और सुबह हो गई। सूर्योदय के समय जियान चेन द्वारा पूरी रात प्रवाहित की जा रही संत शक्ति लगातार उसके दांतियान में एकत्रित होती गई और अंततः एक तलवार का आकार ले लिया। यद्यपि आकार अभी भी थोड़ा धुंधला था, फिर भी यह उस समय की तुलना में अधिक स्पष्ट था जब जियान चेन ने संत गुरु स्तर प्राप्त किया था। जियान चेन अपने कमरे से निकलकर नीचे सराय में गया और वहां उसने नाश्ते में जादुई जानवर के मांस का एक ही व्यंजन मंगवाया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह एक दिन बिना खाए भी रह जाए तो उसे भूख नहीं लगेगी। हालांकि जियान चेन को दिन में 3 बार भरपेट भोजन करने की आदत हो चुकी थी और वह हमेशा नियमित रूप से खाता था, सिवाय कुछ असाधारण परिस्थितियों के। इसके अलावा वह खाना न खाने को तैयार नहीं था। आखिरकार अच्छा भोजन करना जीवन के सरल लेकिन महान सुखों में से एक था। नाश्ता करने का सही समय होने के कारण सराय में मेजें जल्दी ही भर गईं। कई भाड़े के सैनिक समूह बनाकर एक साथ बैठ गए। वे सुनी सुनाई बातों का आदान प्रदान कर रहे थे, जिससे पूरा कमरा उनके शोरगुल से भर गया। जियान चेन मेज पर रखे कुछ अन्य व्यंजनों के साथ अकेले बैठा था और अन्य भाड़े के सैनिकों की बातें सुनते हुए अपने भोजन का आनंद ले रहा था। हे मेरे साथियों, आज हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस शुरू होगा। अफवाहें हैं कि वे एक 5वें दर्जे के जादुई जीव के शव की नीलामी करेंगे। नीले वस्त्र पहने एक भाड़े के सैनिक ने कहा। क्या एक 5वीं श्रेणी का जादुई राक्षस? हे भगवान, इसे हराने के लिए कम से कम एक पृथ्वी संत गुरु की आवश्यकता होती है। स्वर्गिक फीनिक्स नीलामी घर में ये कैसे आ गया? अरे क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे?
एक व्यक्ति ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। सबसे पहले बोलने वाले के चेहरे पर दृढ़ विश्वास से भरी मुस्कान थी। भाइयों, क्यों न हम इस पर शर्त लगा लें। अगर मेरी बातें झूठी निकली तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी बातें सच निकली तो मैं जीत जाऊंगा। कैसा रहेगा? क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं यह मान लूं कि फीनिक्स सिटी जैसे क्लास 2 शहर में क्लास 5 का कोई जादुई जीव प्रकट हो सकता है? ठीक है, मैं आपकी शर्त जीत लेता हूं, दूसरे व्यक्ति ने कहा। मैं 30 साल जी चुका हूं और मैंने कई बार 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी 5वीं श्रेणी का कोई जादुई जीव नहीं देखा। ठीक है, मैं भी शर्त लगाता हूँ। 2 सोने के सिक्के। अगर हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस सचमुच 5वीं श्रेणी का कोई जादुई जीव बेच रहा है तो इन 2 सोने के सिक्कों का नुकसान मेरा ही होगा। मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा। मेज पर हो रही बातचीत बढ़ती जा रही थी, जिसने आसपास बैठे अन्य भोजनार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। तुरंत ही कुछ अन्य लोग मेज की ओर बढ़े और आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए बोले, भाइयों, आपने अभी अभी कहा कि स्वर्गिक नीलामी घर में 5वीं श्रेणी के एक जादुई जीव की नीलामी हो रही है। क्या ये जानकारी सही है? ये सुनकर जिस युवक ने सबसे पहले इस खबर का जिक्र किया था, वह हंसते हुए बोला, भाई, लगता है इस जानकारी पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो फिर सब लोग इस पर दांव क्यों नहीं लगाते? क्या ये तुम्हारे लिए दिलचस्प नहीं है? उनके पास आने वाले व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं 5 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ। अगर वाकई हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस में 5वीं श्रेणी का कोई जादुई जीव बिक रहा है तो ये 5 सोने के सिक्के बिना किसी शिकायत के आपके हैं। ठीक है, मैं भी शर्त लगाता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से फीनिक्स शहर में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी नीलामी में 5वीं श्रेणी का जादुई जीव नहीं देखा। असल में मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि वह कैसा दिखता होगा। क्लास 5 के जादुई जीव आमतौर पर राजा शहरों में दिखाई देते हैं। वे क्लास 1 शहरों में बहुत कम ही दिखाई देते हैं। फीनिक्स शहर जैसे क्लास 2 शहर में क्लास 5 के जादुई जीव के दिखने की जानकारी शायद झूठी है। छोड़ो भी, जब सब लोग इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं भी शर्त लगा लेता हूँ। ये खबर निश्चित रूप से झूठी है। मैं एक शर्त भी लगाता हूँ। मेरा मानना है कि 5वीं श्रेणी का जादुई जीव किसी प्रथम श्रेणी के शहर की नीलामी में प्रकट हो सकता है। ये कम से कम संभव तो है, लेकिन द्वितीय श्रेणी के शहर में प्रकट होना स्पष्ट रूप से असंभव है। डॉट 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 डॉट। मेज पर चल रही चर्चा ने रेस्तरां में भोजन कर रहे सभी लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। वे सभी 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के विषय से मोहित हो गए थे और सभी मन ही मन इस बात पर दांव लगा रहे थे कि यह सच है या नहीं। धीरे धीरे खाना खा रहे जियान चेन ने रेस्तरां में मौजूद लोगों की हरकतों पर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस समय वह सोच रहा था कि क्या 2 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को फीनिक्स शहर जैसे दूसरी श्रेणी के शहर में नीलामी के लिए लाना एक समझदारी भरा फैसला था। हालांकि जियान चेन यह अच्छी तरह समझता था कि अगर वह 5वें दर्जे के जादुई जीव को पहले दर्जे के शहर या राजधानी में नीलामी के लिए ले जाता है तो बेशक उसे ऊंची कीमत मिलेगी। समस्या ये थी कि उसे जिस दबाव का सामना करना पड़ेगा वह दुर्भाग्यवश कहीं अधिक होगा, क्योंकि लगभग सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ इन्हीं समृद्ध और उपजाऊ स्थानों पर एकत्रित थे। अगर ऐसे किसी स्थान से कोई उससे झगड़ा करने आता तो उससे निपटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन फीनिक्स शहर जैसे दूसरे दर्जे के शहर में होना बिल्कुल अलग बात थी। फीनिक्स शहर में पृथ्वी संत मास्टर्स बहुत कम थे। अगर कोई पृथ्वी संत मास्टर श्रेणी का विशेषज्ञ उससे झगड़ा करने के लिए आता भी तो जियान चेन संभवतः उससे निपट सकता था। यह असंभव था कि विरोधी पक्ष उस पर इतना दबाव डाल सके कि वह विरोध न कर सके। ठीक इसी कारण से जियान चेन ने फीनिक्स शहर में 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों की नीलामी करने का फैसला किया था। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग जब 5वीं कक्षा के जादुई राक्षस के बारे में खबरों पर उन्माद में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक बाहर से 1 घंटा बजने की तेज आवाज सुनाई दी। डोंग डोंग, बड़ी खबर, बड़ी खबर। 9 तारीख के बाद हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस में होने वाली वार्षिक बड़े पैमाने की नीलामी में 2 क्लास 5 जादुई जीव बेचे जाएंगे। इस खबर ने सड़क पर मौजूद लोगों के साथ साथ पहले बेहद जीवंत रहने वाले रेस्तरां को भी स्तब्ध कर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सबके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। 5वीं श्रेणी के जादुई जीव वास्तव में हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में बेचे जाने वाले थे। इतना ही नहीं, वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 उपलब्ध होंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।